हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। मैं आपको सारे यूनिट कवर करके दूंगी फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10। सारे यूनिट्स कवर, ऑब्वियसली आई विल कवर ऑल दीज यूनिट्स, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। सो अभी मैं पढ़ा रही हूँ यूनिट नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा लाइक यूनिट वन नंबर 1 इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिससे मैंने 3 क्लासेस अभी ले चुकी हूँ मैं आपकी यूनिट 1 में ही। और इनमें मैंने प्रीवियसली जो भी कवर किया है मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं अब तक। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ जब तक ये वीडियो एंड ना हो, क्योंकि आपको इसी के बेसिस पे आप तैयारी करेंगे। एंड जो भी चीज़ें स्पेसिफिक है मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक स्टडी कराऊंगी यहाँ पर। जो भी चीज़ें आपको सही नहीं लगती हैं या समझ में नहीं आती हैं या फिर कुछ भी आपको अटपटा सा लगता है या फिर समझ में नहीं आता है, तो देन यू कैन कमेंट, comment me. I'll go through your comments, and obviously I'll improve myself and improve my education quality, right? So आप मुझसे जुड़े रहिए एंड जो भी चीज़ें आप मुझे बताते रहेंगे, then I'll improve myself as per your comments, right? So मैंने अभी जो लास्ट क्लासेस ली थी उनमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बताया था, राइट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था, राइट। एंड उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको उनके डिफरेंसेस, उनमें क्या डिफरेंसेस होती हैं मैनेजमेंट में, किस बेसिस से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, मैंने वो पढ़ाया था आपको। दीज आर द डिफरेंसेस। अगर आप मेरी क्लासेस पिछली नहीं देखी हैं तो आप मुझे फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे वन बाय वन। आप यूनिट वाइज डालेंगे यूनिट 1 तो आपको सारे वीडियोस वन बाय वन देखने को मिल जाएंगे, राइट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में। These are the functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट ये पढ़ाया था आपको, जिसमें आपको क्लासिकल अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच बताया था। इनके जो फाउंडर्स हैं, जो प्रोपागेटर्स हैं, इन सब के बारे में बताया था। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट योर प्रोपागेटर्स। आप इनको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इनके बेसिस पर इन पे इन हर एक प्रोपागेटर के बारे में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। तो इनके लिए आप लाइक ये जो थॉट्स है, जो इनके प्रिंसिपल्स है, इनको आप बिल्कुल रट के जाइएगा, इवन रिटेन करके जाइएगा माइंड में। और आप ऐसे ही बने रहेंगे मेरे साथ, तो आपको इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि पूरी यूनिट को मैं कवर करने वाली हूँ। और इन यूनिट में अभी सिर्फ 3 क्लासेस हुई हैं, अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं बिकॉज ये यूनिट बहुत लंबा है। फर्स्ट यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी मीनिंग ऑफ साइंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलराइट, so here I'm starting. The concept of scientific management was introduced by Frederick Winslow Taylor, F.W. Taylor, in USA in the beginning of 20th century. This concept was further carried on by Frank and Lillian, Edward Fallen, etc. Scientific management was basically concerned with the improvement in the operational efficiency of the shop floor workers, right? सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो कि आपका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, जो आप काम ऑपरेट करते जो करते हैं उनमें उनकी उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली कैसे इंप्रूव किया जाए, दिस इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। और इसको सबसे पहले F.W. टेलर लेके आए थे, उसके बाद इसको सक्सीड किया था फ्रैंक ने, लिलियन गिलब्रेथ ने, एंड देन एडवर्ड पॉलिन ने। दीज आर द propagators and they the succeeders of the scientific management. In a broad sense, scientific management implies the application of scientific methods of study and analysis to the problems of management.
ठीक है, तो इसका जो ब्रॉड सेंस है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का है कि वो इम्प्लाइज करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, मतलब जो साइंटिफिक मेथड्स होता है कि क्या किस तरह से हम काम काम को एफिशिएंट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। Definition of scientific management. According to F.W. Taylor, scientific management is concerned with knowing exactly what you want men to do and then see in that they do it in the best and cheapest way. उनका जो मेन मोटो था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, एफ डब्ल्यू टेलर का क्या मोटो था, उनका मेन मोटो था इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू कि वो जानना चाहते थे एग्जैक्टली कि क्या एक जो वर्कर हैं, जो मेन है, जो वुमेन है, जो एम्प्लॉय है, वो क्या करेगा किसी भी काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने के लिए कितने चीपेस्ट वे में वो काम को हैंडल करता है और करता है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू an organization get the quality work from an individual. According to Drucker, the cost of scientific management is the organized study of work. इनके अकॉर्डिंग, लाइक ड्रकर के अकॉर्डिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है उसका मेन मोटो उनका ये था कि वो किसी भी कोई भी एम्प्लॉय किसी काम को करता है तो कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है वो देखना चाहते थे। लाइक इस मेथड के थ्रू उन्होंने इन चीज़ों को डिफाइन किया कि कितने इफेक्टिवली, कितने कॉस्ट इफेक्टिव के साथ, कितने ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ काम किया जा सकता है। The analysis of work into its simplest elements and the systematic management of the workers' performance of each element. Principles of scientific management. Taylor's philosophy consists of the following principles which constitute the cornerstone of scientific management, right? So the first one is science, not the thumb rule; harmony, not discord; mental revolution; cooperation, not individualism; development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. So उनका जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल यही है कि जो टैलो ने यहाँ पर दिया हुआ है 5 तरीकों से बताया उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि जो काम है वो साइंटिफिक होता है, नॉट अ थंब रूल। एक कोई थंब रूल नहीं है, ये काम है। जो काम को कितने इफेक्टिवली, कितनी एफिशिएंटली और कितने कॉस्ट इफेक्टिवली आप करते हैं, दैट इज द साइंस, राइट। सो ये एक साइंस है, काम जो किसी भी काम को इफेक्टिवली करना इज अ साइंस, नॉट अ थंब रूल, वो कहते हैं। एक हारमोनी, नॉट अ डिस्कॉर्ड, मतलब एक एकजुटता के साथ जब काम करते हैं, हारमोनी मीन्स एकजुटता। जब एक हारमोनी के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो होती है कि आप वो काम कितना इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवली होता है, राइट, एट टाइम पीरियड पे होता है। सो दिस इज नॉट अ डिस्कॉर्ड बट इट इज हारमोनी। मेंटल रिवोल्यूशन, एक मेंटल रिवोल्यूशन होता है कि किसी काम, अगर किसी पर्सन को एक काम दे दिया गया, एक टास्क दे दिया गया, तो वो उसके अंदर एक रिवोल्यूशन होता है कि इस काम को कितने सटीक तरीके से और कितने इफेक्टिवली करके दे दिया जाए, दैट इज द मेंटल रिवोल्यूशन। कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल, कोई भी काम कोऑपरेशन से होता है। अगर कोई भी काम इफेक्टिवली आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो उसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सो इट इज़ अ कोऑपरेशन, नॉट अ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्सन अकेले रह के कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता है, अगर वो, स्पेशली जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात कर रहे हैं तो। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो उन्होंने ये कहा कि साइंटिफिक तरीका क्या होता है कि आप हर एक पर्सन, हर एक पर्सन जो ग्रुप मेंबर होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो भी एक ग्रुप होता है, उसमें एक मेंबर का क्या रोल होता है, कितना एफिशिएंट होता है, कितनी तरीके से वो काम करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक कि टेलर ने जो साइंटिफिक जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, सपोज आपको ये दे दिया जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, लाइक साइंस नॉट द थंब रूल, नॉट ऑफ थंब रूल, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवोल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये आप 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन डाल देंगे
कि ये दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय मेरी पार्कर फॉलेट, F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मायो। सो किसने दिया है ये प्रिंसिपल? तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप समझेंगे नहीं कि किसने दिया है, तो आप ऐसे तुक्का लगाएंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझेंगे कि अरे इसने तो, इन्होंने तो ये प्रिंसिपल तो F.W. टेलर ने दिए हैं, तो आप फट से इसका आंसर दे देंगे, राइट। या तो उसको अलग तरीके से पूछ सकता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे आपने यहाँ पे साइंस नॉट ऑफ थंब रूल, तो ये जो थोड़ा नॉट नॉट करके लिखा हुआ है, शायद इसमें आपको लगे कि ये तो नेगेटिव समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को। आपको लगेगा ये नेगेटिव सा लग रहा है, ये गलत ही होगा, ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। तो आप इसको गलत पे टिक करके आ जाएंगे, नहीं ये राइट है। राइट, उन्होंने बताया है कि जो जो मैनेजमेंट में काम करवाता है, एक पर्सन, एक जो ऑर्गेनाइजेशन काम करवाता है, वो क्या तरीका होना चाहिए, लाइक साइंटिफिक है या थंब रूल पे काम करना चाहिए। तो उन्होंने बताया है कि ये साइंटिफिक होना चाहिए, नॉट अ थंब रूल। हारमोनी होनी चाहिए, नॉट अ डिस्कॉर्ड। तो ये आपको अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उस पर लगाएंगे कि ये ट्रू है, नॉट अ फॉल्स, राइट। एंड हियर इज टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। Functional foremanship involves the supervision of workers by several specialist foremen. Taylor evolved the concept of functional foremanship on the basis of specialization and provided the importance to the supervision. He advocated the appointment of specialist foremen for the specific job. तो उन्होंने लिखा है कि कोई भी काम स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन का हायर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने टेक्निकल कोई काम करवाना है तो टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, और कोई ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो उसको उस लेवल पे हायरिंग होनी चाहिए। So that should be the very clear, there should be a very clear concept that things should be clear कि आपको कहाँ पे किस टाइप की हायरिंग की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द फॉरमैनशिप। In this system 8 persons are involved to direct the activities of the workers at the job. These 8 persons are divided into two parts. जो ये 8 people हैं, 2 parts में divided है। एक पार्ट में चार चार को दिया गया है, दूसरे पार्ट में 4 को दिया गया है, अदर 4 आर गिवन, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे 4 पर्सन रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन की बात होगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्पीड बॉक्स, मेंटेनिंग द प्लान स्पीड ऑफ वर्क। जो स्पीड बॉस का क्या काम होता है, वो मेंटेन करता है प्लान्ड स्पीड को, कि क्या किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें क्या क्या प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग को प्रोडक्शन हाउस में प्लानिंग को मेंटेन करता है, दैट इज द स्पीड बॉस। दूसरा है इंस्पेक्टर, राइट। मैचिंग द वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। जो इंस्पेक्टर होता है वो मैच करता है काम को किस स्टैंडर्ड वे में किया जा रहा है, दैट इंस्पेक्टर मैच। मेंटेनेंस फॉरमैन, राइट। मेंटेनेंस में दिया गया है मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो सो ऑब्वियसली मेंटेनेंस फॉरमैन क्या होता है कि जो आप काम करने के लिए मशीन्स लगाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखने का काम मेंटेनेंस फॉरमैन का काम होता है। एंड गैंग बॉस, मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ मशीन्स, मटेरियल्स एंड मेन फॉर द जॉब। सो हियर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि जहाँ पे गैंग बॉस की बात, गैंग बॉस की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे आप अरेंज करते हैं मशीन्स को, मटेरियल्स को, मैन पावर को, मेन एंड वुमेन जो भी आप यहाँ पे काम करते हैं फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी अरेंजमेंट होती है, राइट। अरेंजमेंट बाय गैंग बॉस। और दूसरे पार्ट में है प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट, जहाँ पे प्लान किया जाता है, राइट। प्लानिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे प्लान्स होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव किया जाएगा, और किस स्पेसिफिक वे में उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, कब तक खत्म करना है, सारी चीज़ें प्लानिंग डिपार्टमेंट से होती हैं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 पीपल आर देयर: रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। रूट क्लर्क में दिया गया है डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ जॉब, कि जॉब का जो क्या प्रोसेस है वो डिटरमाइन करते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि जॉब का जो प्रोसेस है वो क्या होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का जो काम होता है लेइंग डाउन द इंस्ट्रक्शन फॉर वर्कर्स। सो वो ले करते हैं, लाइक उनके ऊपर इम्प्लाई करते हैं, जो जो भी वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर वो बताते हैं, इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कैसे कैसे काम को करना है, वो इंस्ट्रक्ट करते हैं।
राइट, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, सेटिंग द टाइम टेबल एंड कॉस्ट बजट फॉर द जॉब। वो जो भी टारगेट्स एंड स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं वो डिसाइड करते हैं, जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होते हैं डिसाइड करते हैं कि कितने से कितने टाइम में ये काम खत्म होना चाहिए, इसका क्या बजट होगा, क्या एलोकेशन होगा बजट का, कितना पैसा लगेगा इस काम को खत्म करने में, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिनियन, राइट, मेंटेनिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। ऑब्वियसली अगर आपके फैक्ट्री में कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होगा, तो कोई भी काम स्पेसिफिक वे में नहीं हो पाएगा। सो हर चीज़ का एक जैसे लाइक जो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो डिसिप्लिनरी होना चाहिए। डिसिप्लिन वे में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा झगड़ी लड़ाई या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं एक दूसरे से, लाइक पॉलिटिक्स चलती है, तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। so this is the these are the two parts in which four categories are there, four each, right। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट मैं आपको जो भी इसके आगे का यूनिट 1 से ही मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट क्लास में अपनी। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थॉट्स हैं वो बताऊँगी। एंड क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, सो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, कहीं भी लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स, and for sure I'll improve my quality of education, and your suggestions, your comments are very important to me, so please like, share and subscribe my channel। and आप ऐसे ही बने रहिए। and आपकी विशेष की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, so please keep sharing my videos and keep watching to me। Thank you so much।